इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी क्या हाल चाल। मॉर्निंग सर। वेरी गुड इवनिंग। देखिए हम लोग सीआरपीसी कर रहे हैं और सीआरपीसी की लास्ट क्लास में हम लोगों ने अध्याय 20 सीआरपीसी का अध्ययन किया था। अध्याय 20 में क्या पढ़ा था कल्पना हमने? सर मजिस्ट्रेट द्वारा संपन्न मामलों का विचार। मैंने होमवर्क दिया था सेकंड लास्ट क्लास में, तो केवल 2 लोगों का मुझे होमवर्क मिला। कल्पना आपने नहीं लिखा क्या जवाब सवाल का? सर हम उस दिन थोड़ा बिजी हो गए थे इसलिए लिख नहीं पाए। फिर आज हमने सोचा आपने सब कह दिया कल, तो इसलिए फिर हमने आज किया नहीं। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अब आज कर लेंगे तो हम आपको कल सेंड कर देंगे। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग अध्याय 21 सीआरपीसी का अध्ययन करेंगे, जो समरी ट्रायल्स की बात कर रहा है, संक्षिप्त विचारण की बात कर रहा है। ठीक है, तो संक्षिप्त विचारण का मतलब क्या है कि समरीली संक्षिप्त रूप में किसी विचारण को शीघ्रता के साथ समाप्त करने की जो व्यवस्था है वो अध्याय 21 में बताई गई है। और अध्याय 21 हमें ये बताता है कि कौन कौन से अपराध हैं जिन्हें समरीली डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, जिनका विचारण समरीली किया जा सकता है, मतलब संक्षिप्त रूप से किया जा सकता है। वैसे तो हमारे यहाँ जो विचारण चलते हैं न्यायालयों में वो बड़े दीर्घकालीन होने की वजह से बदनाम है। हमारी कोर्ट्स के बड़े लंबे लंबे समय तक मुकदमे लंबित रहते हैं। तो मुकदमे लंबित रहने के कारण तो एक शोध का विषय है, बहुत सारे फैक्टर्स मिलके मैटर को दीर्घकालीन बनाते हैं। ठीक है, तो अध्याय 21 जो है ये 260 से शुरू होके और 265 तक जाएगा। तो कुल कितनी धाराएं बनेंगी इसमें कल्पना? तो 5 6 है सर। अक्सर धाराओं की गणना में ये गलतियां आप लोग करते हैं। हाँ, एक नंबर छूट जाता है। एक जोड़ते नहीं है उसमें। जी सर। चलिए, तो देखते हैं धारा 260 क्या कहती है। धारा 260 के लिए, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस कोड, एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट or any magistrate of the first class especially empowered in this behalf by the High Court may, if he thinks fit, try in a summary way all or any of the following offences। तो धारा 260 की उपधारा 1 हमें ये बताती है कि इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई महानगर मजिस्ट्रेट या कोई प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इस निमित्त विशेषतः सशक्त किया गया हो, यानी कि उसे पावर दी गई हो ऐसी हाईकोर्ट के द्वारा, और वो ऐसा ठीक समझता है, तो वह निम्नलिखित सब अपराधों का या उनमें से किसी का संक्षिप्त विचारण कर सकता है। ठीक है, तो मे शब्द आया है, तो इसका मतलब यह है कि कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। क्यों? ये कह रहा है इन दिस बिहाफ द हाई कोर्ट में, इफ ही थिंक्स फिट, ट्राई इन ए समरी वे ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस। अब ये सूची है ऑफेंसेस की, इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिनको समरीली सुना जा सकता है। ठीक है, तो ये सूची बताती है ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years। तो कह रही है कि वे अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय नहीं है। तो यानी कि सबसे पहली शर्त यह है, समरी जो समरी प्रोसीडिंग है अध्याय 21 में, वहाँ जो सज़ा है वो 2 वर्ष से अधिक के मामले, 2 वर्ष से अधिक की सज़ा वाले मामले नहीं होने चाहिए, विद इन 2 year। और वो कौन से मामले होते हैं कल्पना? सर वारंट मामले, समन मामले। नहीं सर 2 वर्ष से अधिक के तो वारंटी मामले हुए।
अरे वो कह रहा है 2 वर्ष से अधिक की सजा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2 वर्ष से कम होनी चाहिए, ऐसे समझो इसे, जी सर। है ना। हाँ जी शबनम, वेलकम इन क्लास, हाउ आर यू। जी शबनम, मेरी आवाज़ सुन पा रही हो। जी सर, गुड इवनिंग सर। अच्छा, ये तो नहीं सर, दोनों से कर रहे हैं आपकी क्लास, अच्छा दोनों ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, यू आर बोथ ऑफ यू, वेरी गुड, वेलकम वेलकम वेलकम। जी, जी सर। तो सेकंड इस सूची में आती है थेफ्ट, चोरी का अपराध, लेकिन चोरी का वो अपराध जो यहाँ स्पेशली बताया गया है। ये कह रहा थेफ्ट अंडर सेक्शन 379, सेक्शन 380 और सेक्शन 381 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 45 ऑफ 86 वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी स्टॉलन डज नॉट एक्सीड 2000 रुपीज़। ये कह रहा कि यदि 2000 रुपये से अधिक की राशि का कोई सामान नहीं है जो चुराया गया है, तब उस मामले को मजिस्ट्रेट यदि चाहे तो उसको समरेली संक्षिप्त रूप से उसका विचारण अध्याय 21 के अनुसार कर सकता है। तो शर्त यह है कि चुराई हुई संपत्ति का जो मूल्य है वो 2000 रुपये से अधिक का नहीं होना चाहिए। 2000 से नीचे नीचे की कोई संपत्ति चुराई हुई है तब मजिस्ट्रेट महोदय संक्षिप्त रूप से विचारण करके उस मामले को अध्याय 21 के अनुसार निपटा सकते हैं। थर्ड कह रहा है रिसीविंग और रिटेनिंग स्टॉलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 411 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 45 ऑफ 1860 वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 2000 रुपीज़। और ये बात कह रहा है चुराई हुई संपत्ति के विषय में कि उसकी मूल्य भी 2000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। तब 411 आदि के जो मामले हैं उनका निपटारा भी अध्याय 21 के अनुसार संक्षिप्त विचारण के रूप में किया जा सकता है। चुराई हुई संपत्ति कहाँ बताई गई है कल्पना, आईपीसी के किस धारा में बताई गई है? सर 410। वेरी गुड, 410 आईपीसी चुराई हुई संपत्ति के विषय में बात करता है। और कौन कौन सी संपत्तियां हैं जिन्हें हम चुराई हुई संपत्ति कहते हैं, ये भी जरा बता दो। सर उसमें लूट, डकैती, उद्यापन, ये सभी आते हैं। इसमें लूट, डकैती, उद्यापन के अलावा आप वो छोड़ गए आपराधिक दुर्विनियोग, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, वो सारी की सारी संपत्ति चुराई हुई संपत्ति आती है। धारा 410 आईपीसी में चुराई हुई संपत्ति का एक बहुत वृहद सब्जेक्ट है। उसे केवल और केवल चोरी आदि की संपत्ति ना माने, किसी भी प्रकार से छल आदि से जैसे भी वो प्राप्त की गई है वो सब 410 के अकॉर्डिंगली स्टॉलन प्रॉपर्टी उसे कहा गया है। ठीक है, जब आईपीसी हमने पढ़ाया था तो 410 के विषय में आपको विस्तार पूर्वक समझाया था। आगे चले। जी सर। नंबर 4 कह रहा असिस्टिंग इन द कंसीलमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 414 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 45 ऑफ 1860 वेयर द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 2000 रुपीज़। यहाँ भी 2000 रुपये का ही है। 414 उस पर लगती है जो चुराई हुई संपत्ति को ठिकाने लगाने में सहायता करता है। तो वो कह रहा है कि अगर ऐसे किसी अपराध के लिए किसी को लाया गया है कोर्ट के सामने और उस संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से अधिक नहीं है, तब भी उस मामले को समरीली डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 2000 रुपये है। अब वैल्यू जो है इसकी 2000 रुपये है। 2005 से पहले ये वैल्यू कुछ कम रही होगी, अब इसको 2005 में अमेंड कर दिया गया था, अब ये 2000 रुपये वैल्यू है। अब फिफ्थ पार्ट कह रहा है ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 454 एंड 456 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 45 ऑफ 1860। और ये कह रहा भारतीय दंड संहिता की धारा 454 और 456 के अधीन जो अपराध होंगे उनको भी संक्षिप्त रूप से विचारित किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? किसे पावर है संक्षिप्त विचारण की? मुगले आजम सर। सीजेएमओ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो और एनी मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट सेक्शन कह रहा है 6th इसका पार्ट कह रहा है
insult with intent to provoke a breach of peace under section 504 and criminal intimidation punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both under section 506 of the Indian Penal Code। ये कह रहा कि 504 और 506 आईपीसी के जो मामले हैं, अगर किसी पे केवल 504 और 506 का मसला है तब यहाँ उसको समरीली डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। और 7th पार्ट इसका कह रहा है अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द फोर गोइंग ऑफेंसेस, और वो कह रहा है कि ऊपर जो अपराध बताए गए हैं यदि इन अपराधों का दुष्प्रेरण है तो उस दुष्प्रेरण के मामले को भी समरीली डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। आगे 8वां हिस्सा इसका कह रहा है एन अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफ द फोरगोइंग ऑफेंसेस व्हेन सच अटेम्प्ट इज एन ऑफेंस, और ये कह रहा है दुष्प्रेरण तो पिछले हिस्से में बता दिया, अब 8वें हिस्से में बताया जा रहा है कि यदि कोई अटेम्प्ट किया जा रहा है और वो अटेम्प्ट जो है वो अपराध है तब वैसी अवस्था में उसको भी संक्षिप्त रूप से विचारित किया जा सकता है। अटेम्प्ट किस चीज़ का, कल्पना किस चीज़ का अटेम्प्ट? सर जो ऊपर धाराएं बताई उनका। बिल्कुल बिल्कुल, उन धाराओं के विषय में यदि कोई अटेम्प्ट जो है वो अपराध है। अब एक बात बताइए कि चोरी का प्रयास अपराध है कि नहीं है? शबनम बताएगी। शबनम, शबनम बताएं कि क्या चोरी का प्रयास अपराध है या नहीं है? क्लास में हो कि चले गए भाई? जी सर। हाँ जी बताइए। सर क्या चोरी का प्रयास, चोरी करने का प्रयास अपराध है कि नहीं है, ये बताइए। सर चोरी करने का अपराध जो है प्रयास हाँ। में आता है। वैसे ये तो मुझे बताया कि चोरी की डेफिनेशन सेक्शन 378 में है। हाँ वो तो पता है, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक सवाल पूछा है कि क्या चोरी करने का प्रयत्न अपने आप में कोई आपराधिक दायित्व उत्पन्न करता है कि नहीं करता है? और सर मेरे ख्याल से तो नहीं। आपका ख्याल नहीं चलेगा हर जगह। हाँ कल्पना आप बताइए। सर चोरी का प्रयत्न अपराध है 510 में आईपीसी धारा। मुगल आजम जी आप कुछ करेक्ट करना चाहेंगे? यस सर। हाँ वैसे तो किसी भी ऑफेंस का प्रयत्न करना अपराध 511 में है। ओनली वन एक्सेप्शन, रॉबरी का अगर हम अटेम्प्ट करते हैं वो 393 में है, एक्सेप्ट ऑफ ऑल 511 में। नहीं, आप भी थोड़ा सा गलती कर रहे हैं यहाँ। कुछ प्रयत्न जो है अपने आप स्पेसिफिकली जो है वो अपराध है, जैसे कि हत्या करने का प्रयत्न 307 में है, आपराधिक मानव वध कारित करने का प्रयत्न 308 में है ना? जी जी। और आत्महत्या करने का प्रयत्न 309 में है ना? तो बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जहाँ प्रयत्न के लिए स्पेसिफिक धाराएं हैं। लेकिन चोरी जिन ये जो 511 है वो एक अवशिष्टात्मक धारा है, जो इन धाराओं से बची हुई अवशेष धाराएं हैं, वहाँ सबसे कनेक्ट हो जाएगा 511। और सबनम ध्यान रखें कि जो चोरी का करने का प्रयत्न है वो अपने आप में अपराध है, 379/511 लग जाएगी। ठीक है? ठीक है सर। तभी मैं समझाता हूँ कि किताबों के संपर्क में बने रहें, क्योंकि इनसे बेवफाई भारी पड़ती है। जी अगला जो इसमें 9th पोर्शन है इसका कह रहा है एनी ऑफेंस कंस्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 ऑफ 1871 फर्स्ट ऑफ 1871। ये कह रहा कि ऐसे कार्य से होने वाला कोई अपराध जिसकी बाबत पशु अतिचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन कोई परिवाद किया गया है तो वो भी समरीली डिसाइडेड किया जा सकता है धारा 260 के अनुसार। अब इसकी उपधारा 2 देख लेते हैं क्या कह रही है। उपधारा 2 कह रही है कि व्हेन
in the course of a summary trial, it appears to the magistrate that the nature of the case is such that is undesirable to try in summarily, the magistrate shall recall any witness who may have been examined and proceed to rehear the case in the manner provided by this code. तो ये कह रहा है उपधारा 2 कि जब संक्षिप्त विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट को ये प्रतीत होता है कि मामला इस प्रकार का है कि उसका विचारण संक्षिप्त किया जाना अवांछनीय है, मतलब कि ये संक्षिप्त विचारण करने योग्य मामला नहीं है, तो वह मजिस्ट्रेट किन्हीं साक्ष्यों को जिनकी परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुलाएगा और मामले को इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति से पुनः सुनने के लिए अग्रसर होगा। तो यानी कि अगर कभी भी मान लीजिए मजिस्ट्रेट की राय में ऐसा लगा कि ये मामला जो है मुझे समरीली डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 260 ऑफ CRPC, और उसको सुनवाई के दौरान कभी भी ऐसा लगे कि नहीं भाई ये मामला संक्षिप्ततः विचारण करने योग्य नहीं है, तो उपधारा 2 कहती है 260 की कि वो अपने निर्णय को जो है रिकॉल भी कर सकता है, संक्षिप्त विचारण वाले निर्णय को। ठीक है, तो वो फिर दोबारा उसका जैसे उसका विचारण किया जाना चाहिए था वो उसके अकॉर्डिंग उसका विचारण करेगा। इस संहिता में जो विचारण पहले बताए हैं, कितने विचारण हम पढ़ चुके हैं अब तक? कल्पना सर 3 पढ़ चुके हैं, चौथा चल रहा है। कौन कौन से विचारण अब तक पढ़ चुके हैं, जरा एक बार उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल सर दीजिए। पहला सेशन न्यायालय द्वारा विचारण, दूसरा वारंट मामलों पर मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण, और फिर सम्मन मामलों पर विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा, और अब संक्षिप्त विचारण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी कोमल, हाउ आर यू? कोमल जी, चलिए कोमल हमें नहीं सुन पा रही है शायद। अब अगली धारा है 261। 261 कह रहा है समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। पिछली धारा में तो बात बताई थी CGM की, CMM की, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की, जिसे ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा स्पेशली एम्पावर्ड किया गया हो। 261 बात करती है कि जो सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट है, क्या सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट भी समरीली मामले को सुन सकता है? तो 261 कह रहा था हाई कोर्ट में confer on any magistrate invested with the powers of a magistrate of the second class, ठीक है, power to try summarily any offence which is punishable only with the fine or with imprisonment for a term not exceeding 6 months with or without fine, and any abatement of or attempt to commit any such offence। तो 261 में ये बताया गया है कि जो द्वितीय वर्ग का मजिस्ट्रेट है उसके विषय में बात कर रहा है। ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को जिसमें द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की सख्तियां निहित हैं, किसी ऐसे अपराध का जो केवल जुर्माने से या जुर्माने सहित या रहित 6 माह से अनधिक के कारावास से दंडनीय है, और ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण का, ऐसे किसी अपराध को करने के प्रयत्न का संक्षिप्ततः विचारण करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। तो जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है वो केवल 6 माह तक की सज़ा के मामलों को और केवल जुर्माने वाले मामलों को, या 6 माह की सज़ा के साथ साथ जुर्माने वाले मामलों को अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट स्पेशली उसको एम्पावर्ड करे तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी संक्षिप्त विचारण कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स में पूछा जाने वाला सवाल आ सकता है, तो वहाँ सज़ा का मापमान आप याद रखिएगा कि सज़ा उसमें 6 माह से अधिक की नहीं होनी चाहिए, केवल वो मामले या केवल जुर्माने वाले मामले या 6 माह की सज़ा के साथ साथ जुर्माने वाले मामले, केवल इन्हीं मामलों को सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, समरीली ट्रायल कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। अब 262 बताता है प्रोसीडिंग फॉर समरी ट्रायल्स। अब तक तो हमें ये बताया गया कि कौन कौन से मामले हैं, कौन कौन कर सकता है। अब यहाँ
ये बताया जा रहा है 262 में कि व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर दैट। तो प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल्स का उपधारा 1 कह रहा है कि इन ट्रायल्स अंडर दिस चैप्टर द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन दिस कोड फॉर द ट्रायल ऑफ समन्स केस shall be followed except as hereinafter mentioned। तो उपधारा 1 कह रही है 262 की कि इस अध्याय के अधीन विचारणों में इसके पश्चात इसमें जैसा वर्णित है, ठीक, निहाल जी माइक ऑफ कीजिए अपना जी, उसके सिवाय इस संहिता के समन मामलों के विचारण के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। कुछ समझ आया भाई क्या कह रहा है? 262 का पार्ट 1, इस अध्याय के अधीन विचारणों में इसके पश्चात इसमें जैसा वर्णित है उसके सिवाय इस संहिता में समन मामलों के विचारण के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। समन मामले हम कहाँ पढ़ के आए हैं? कौन से चैप्टर में पढ़े हैं हमने समन मामले? गुलशेर बताइए, कौन से अध्याय में समन मामले पढ़े हैं हमने? जोर से बोलो यार। मुझको तो सर अभी पता भी नहीं। सर सुनना होगी सीआरपी। क्या कह रहे हैं? अभी तो मुझको पता नहीं सर, अभी नहीं पता मुझको। कोई बात नहीं। सुन रहा हूँ सर। अरे एक बात बताओ गुलशेर, अगर आपको पता होता तो आप कोचिंग में क्या लेने आते? 251 में है सर। हाँ, अध्याय पूछ रहा हूँ, चैप्टर पूछ रहा हूँ। अध्याय 20 है सर, 20। अध्याय 20 है, समन मामलों का है। कल्पना सही बता रहे हैं निहाल जी? सर अध्याय 6 है। अरे वो समन नहीं है यार, समन मामले पूछ रहा हूँ कल्पना, समन मामलों का विचारण पूछ रहा हूँ। मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण। समन मामलों सर अध्याय 20 में है सर। हाँ तो पिछला ही तो अध्याय है। देखो आप लोग सवाल को समझा करो पहले, बिना सवाल को समझे आप जल्दबाजी में जवाब अगर परीक्षा हॉल में देंगे तो आप नुकसान उठा जाएंगे, ठीक है? और सेकंड कह रहा है कि नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 months शैल बी पास्ड इन द केस ऑफ एनी कन्विक्शन अंडर दिस चैप्टर। और वो कह रहा है कि 3 माह से अधिक की अवधि के लिए कारावास का कोई दंडादेश इस अध्याय के अधीन किसी दोष सिद्धि के मामले में ना दिया जाएगा। तो समरी प्रोसीडिंग्स में मैक्सिमम जो पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट का वो 3 माह का है, ये भी ध्यान रखिएगा। सुनवाई तो 6 माह से नीचे के मामलों की होती है, लेकिन यहाँ एक बार लगा दिया है कि जो मामला है उस मामले में सज़ा की जो अवधि होगी वो दोष सिद्धि के मामले में 3 माह से अधिक की नहीं होगी। क्लियर है? 262 का पार्ट 2, 262 की उपधारा 2 समझ आ गई जी? क्लियर है भाई? सर इसमें जो अध्याय 20 में जो प्रक्रिया दी गई है वही अपनाई जाएगी? हाँ बिल्कुल, यही तो कह रहा 262। ठीक है। 262 का जो पहला हिस्सा है उसने यही तो बताया है कि प्रक्रिया तो वही समन मामले वाली, लेकिन स्पीडी ट्रायल किया जाएगा। और 263 कह रहा है रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल्स। समरी ट्रायल्स में रिकॉर्ड क्या क्या बनाया जाएगा ये बता रहा है 263। ये कह रहा है इन एवरी केस ट्राइड समरीली द मैजिस्ट्रेट शैल एंटर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स नेमली। क्या कह रहा है कि संक्षिप्त विचारित प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रेट ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे निम्नलिखित विशिष्टियाँ प्रविष्ट करेगा, अर्थात द सीरियल नंबर ऑफ द केस। सबसे पहले केस का सीरियल नंबर लिखा जाएगा। द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, जो अपराध किया है वो किस तिथि को किया है उसको रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। द डेट ऑफ द रिपोर्ट और कंप्लेंट, उसकी रिपोर्ट कब हुई या उसकी परिवाद कब हुआ ये लिखा जाएगा। द नेम ऑफ द कंप्लेनेंट इफ़ एनी, यदि कोई परिवादी है तो उसका नाम लिखा जाएगा।
द नेम, पेरेंटेज एंड रेजिडेंस ऑफ द एक्यूज्ड। जो एक्यूज है उसका नाम, उसका जो पिता का नाम, उसका जो निवास स्थान, वो सब लिखा जाएगा। द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ एंड द ऑफेंस इफ एनी प्रूव्ड एंड इन केसेस कमिंग अंडर क्लॉज 2, क्लॉज 3 और क्लॉज 4 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 260 द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। तो अभी हम 260 की उपधारा 1 के खंड 2, खंड 3 और खंड 4 में पढ़ के आए हैं। वहाँ चुराई हुई संपत्ति के विषय में मूल्य बताया गया था, और वो मूल्य कितना बताया गया था कल्पना? सर 2000 रुपए से अधिक ना हो। हाँ, तो फिर हम यहाँ यदि वैसा मामला है तो उस संपत्ति का मूल्य भी नोट करेंगे कि भाई उसका मूल्य कितना है। ठीक है। द प्ली ऑफ द एक्यूज एंड द एग्जामिनेशन इफ एनी, वो कह रहा अभियुक्त का अभिवाक और उसकी परीक्षा यदि कोई हो तो लिखा जाएगा। एच में लिखा जाएगा द फाइंडिंग क्या आई उसके ऊपर। आई में लिखा जाएगा द सेंटेंस और अदर फाइनल ऑर्डर, वो लिखा जाएगा। जे में लिखा जाएगा द डेट ऑन विच प्रोसीडिंग्स टर्मिनेटेड, कार्रवाई कब समाप्त करी गई वो तारीख भी नोट की जाएगी। ये अभिलेख बता दिया गया। संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख की क्या अवस्था है वो 263 में बता दी गई है। क्लियर है कल्पना? मुगल आजम। यस सर। अब फिर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर। हाँ बिल्कुल, बहुत इस पे सवाल आते हैं भाई। 264 कह रहा है, क्या कह रहे हो मुगल आजम? प्रैक्टिस करने वालों के लिए भी अगर 138 का केस जो करते हैं स्पेशली कंपनीज के, हाँ बिल्कुल। 264 कह रहा है जजमेंट इन केसेस ट्राइड समरीली। ये कह रहा है इन एवरी केस ट्राइड समरीली इन विच द एक्यूज डज नॉट प्लीड गिल्टी द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस एंड ए जजमेंट कंटेनिंग अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजंस फॉर द फाइंडिंग। ये कह रहा है कि संक्षिप्ततः विचारित प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन नहीं करता है, मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सारांश और निष्कर्ष के कारणों का संक्षिप्त कथन देते हुए निर्णय अभिलिखित करेगा। 264 में जो है ये जजमेंट बता रहा है समरी ट्रायल का, और 265 कह रहा है कि लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड क्या होगी, जजमेंट की क्या होगी लैंग्वेज। वो कह रहा है एवरी सच रिकॉर्ड एंड जजमेंट शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। तो जो न्यायालय की भाषा है उसी भाषा में इसका जजमेंट और इसके अभिलेख लिखे जाएंगे। और उपधारा 265 की कह रही है द हाई कोर्ट मे ऑथोराइज एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू ट्राई ऑफेंसेस समरीली टू प्रिपेयर द अफोरसेड रिकॉर्ड और जजमेंट और बोथ बाय मीन्स ऑफ एन ऑफिसर अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड द रिकॉर्ड और जजमेंट सो प्रिपेयर्ड शैल बी साइंड बाय सच मैजिस्ट्रेट। तो उपधारा 2 बता रही है कि उच्च न्यायालय संक्षिप्त विचारण करने के लिए सशक्त किए गए किसी मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत कर सकता है कि वह पूर्वोक्त अभिलेख या निर्णय या दोनों उस अधिकारी से तैयार कराए जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया गया है, और इस प्रकार तैयार किया गया अभिलेख या निर्णय ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। ठीक है भाई। तो ये 260 से लेके 265 तक हमने जो है समरी ट्रायल को पढ़ने का, समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रायल अच्छे से समझ आया होगा। अब अगला जो चैप्टर है इसका, ये चैप्टर 21A बात करता है प्ली बार्गेनिंग की। प्ली बार्गेनिंग ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इससे संबंधित सवाल जो है वो अक्सर प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो प्ली बार्गेनिंग क्या होता है पहले तो आप ये समझिए। अभिवचन का संपणन क्या होता है, बार्गेनिंग कल्पना अच्छे से बता पाएगी बार्गेनिंग क्या होता है। बार्गेनिंग क्या होता है कल्पना? नहीं सर, हमें नहीं पता। अरे महिलाओं को बार्गेनिंग का ना पता हो, लड़कियों को बार्गेनिंग का ना पता हो। सर हम इसी में सुन रहे हैं, इसीलिए हमें नहीं पता। पता भी होगा लेकिन हम इस वर्ड से नहीं जानते। हाँ, बार्गेनिंग ये होता है जैसे आप शॉप पे जाती हैं, है ना, और दुकानदार से पूछती हैं भैया ये सूट कितने का दिया है,
तो दुकानदार कहता है मैडम आपके लिए ना ये 800 रुपये का है। तो आप कहती हैं कि नहीं भैया ये इतना 800 रुपये का तो महंगा लग रहा है, इसको आप 400 का लगा लो। तो ये बार्गेनिंग है, जब आप मोल भाव करें, ओके सर। है ना। दिस वर्ड इज मतलब वेरी कॉमन वर्ड है, आपने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया होगा। तो बार्गेनिंग करना कहता है, तो यहाँ प्ली ऑफ बार्गेनिंग का एक चैप्टर इसमें जोड़ा गया था, है ना। और ये जोड़ा गया कब था भाई, ये 2006 में जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। 5/7/2006 से इसको प्रभावी बनाया गया। और ये दांडिक विधि संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 4 के अकॉर्डिंगली CRPC में एंटर हुआ था, इससे पहले नहीं था। तो इसमें जो ये चैप्टर में ABCD करके काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इसको जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी इसको आप सेल्फ पढ़ेंगे इस चैप्टर को, कहीं कोई दिक्कत होगी तो मुझसे पूछिएगा। सबसे पहले तो इसमें एक बात ये बताई जाती है कि ये अध्याय ऐसे अभियुक्त के संबंध में लागू होगा जिसके विरुद्ध, यहाँ ये चीज़ समझ लीजिए कि कौन से मामलों में प्ली बार्गेनिंग हो सकती है और कौन से में नहीं हो सकती है। ये इसका जो पार्ट फर्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा दिस चैप्टर शैल अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एक्यूज अगेंस्ट वूम। तो किसके विरुद्ध प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर खुल सकता है। ये कह रहा द रिपोर्ट हैज़ बीन फॉरवर्डेड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन अंडर सेक्शन 173 alleging therein that an offence appears to have been committed by him other than an offence for which the punishment of death or of imprisonment for life or of imprisonment for a term exceeding 7 years has been provided under the law for the time being in force। तो एक बात तो ये आ गई, ये कह रहा है कि मामला ऐसा होना चाहिए जो 7 वर्ष की सज़ा से अधिक ना हो। यही तो कह रहा है मुगल आजम, इसका पार्ट कै जो है जी सर। है। तो ये सीधा लगाइए कि प्ली बार्गेनिंग का जो मामला हो सकता है वो 7 वर्ष तक की सज़ा के मामलों में हो सकता है। 7 वर्ष से अधिक की जो सज़ाएं हैं उसमें आप प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकते। और इसका पार्ट भी कह रहा है, मजिस्ट्रेट हैज़ टेकन कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट अदर देन एन ऑफेंस फॉर विच द पनिशमेंट ऑफ डेथ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर a term exceeding 7 years has been provided under the law for the time being in force, and after examining complainant and witnesses under section 200 issued the process under section 204। तो दोनों में जो पार्ट ए है वो तो बात कर रहा है पुलिस रिपोर्ट की और पार्ट बी कर रहा है कंप्लेंट की, लेकिन दोनों में बात एक ही है। दोनों में सज़ा का मापमान 7 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए, चाहे मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हो चाहे मामला अदर देन पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हो। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? गुलशेर, मुगल आजम, कल्पना, कोई समस्या? बिल्कुल क्लियर है ना। बट अगला जो इसका पार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर प्री में सवाल पूछा हुआ है भाई, इसे नोट कर लीजिए। बट डज नॉट अप्लाई वेयर सच ऑफेंस अफेक्ट द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री और हैज़ बीन कमिटेड अगेंस्ट ए वुमेन और ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो अगर ऐसा मामला जो भले ही 7 वर्ष से कम सज़ा का मामला हो, लेकिन यदि वो देश की सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करने वाला हो, या अपराध ऐसा हो कि किसी स्त्री के विरुद्ध हो, या अपराध ऐसा हो कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक के विरुद्ध हो, तब प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर उस पर लागू नहीं होगा। ये एक्सेप्शनल केस है। तो ये सवाल प्रीलिम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इन मामलों पर प्ली बार्गेनिंग लागू नहीं होगी। और सेकंड कह रहा है इसका, फॉर द पर्पजेज ऑफ सबसेक्शन 1 द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन डिटरमाइन द ऑफेंस अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स विच शैल बी द ऑफेंस अफेक्टिंग द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। और इसका उपधारा 2 कह रही है कि उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए ये केंद्रीय सरकार तय करेगी कि कौन से मामले ऐसे हैं जो कि देश की कौन सी व्यवस्था के लिए, देश की सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करने वाले होंगे। इसका नोटिफिकेशन केंद्र सरकार जारी करेगी। चूँकि यहाँ देश की बात हो रही है और देश के बारे में जो निर्णय लिया जाता है वो केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग लिया जाता है। क्लियर है भाई। और दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट हिस्सा, हाँ, दूसरा जो एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है
वो ये पूछा जाता है कि प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, तो इसकी बात बताता है 265B। ये कह रहा है एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, अ पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस मे फाइल एप्लीकेशन फॉर द प्ली बार्गेनिंग इन द कोर्ट इन विच सच ऑफेंस इज पेंडिंग फॉर ट्रायल। तो ये प्रार्थना पत्र उसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिस न्यायालय के समक्ष वो ट्रायल पेंडिंग है। क्या समझे? बिल्कुल ठीक है सर, जहाँ पे केस पेंडिंग है ऑलरेडी उसी में स्टेट केस में लगाया जाएगा। तो ये सवाल प्रीलिम्स में कई बार खुद मेरे सामने आया है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार पजल हो के ना वो मतलब कि कंफ्यूज हो के बंदा ये लगा लेता है कि भाई ये तो हो सकता है कि CGM साहब अलाउ करते हों इसे ना, या सत्र न्यायाधीश साहब अलाउ करते हों इसे ना। वही न्यायालय प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन को सुनेगा और जिस न्यायालय में आपका मामला पहले से ट्रायल के लिए लंबित है। क्लियर है कल्पना? तो प्ली बार्गेनिंग का एक्चुअली मकसद क्या, प्ली बार्गेनिंग का मकसद क्या था? मकसद ये था कि मामले को दोनों जो मान लीजिए कोर्ट जो पीड़ित है और जो एक्यूज है, तो वो दोनों एक तरह से सज़ा के मामले पे कोर्ट के सामने जाके अगर प्ली बार्गेनिंग कर ले कि ना भाई जो एक्यूज है वो उसे पीड़ित को समझा ले कि यार देख जो है ना सज़ा तो 7 साल तक की है इसमें, लेकिन यदि हम आपस में सौदेबाजी कर लें, है ना, सौदेबाजी किस बात की कि भाई मैं सज़ा जो है अगर 6 महीने तुझे हो जाएगी तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। तो यही सौदेबाजी तो होती है दुकानदार के साथ कि वो 800 का सूट अगर 400 में देने को तैयार हो जाए, तो यही तो बार्गेनिंग है। जी सर। है ना? तो मेन मकसद इसका ये था। हालांकि प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इसका कोई प्रभाव हमें देखने को नहीं मिला। क्यों मुगल आजम? बिल्कुल सर, जैसा आप लोग मानते नहीं है ना। हाँ, ये मतलब एक किताब की शोभा बढ़ाने के लिए एक चैप्टर बढ़ा दिया बस हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एकेडमिक चैप्टर मान के चलिए। हमने अपनी 23 साल की वकालत में कोई प्ली बार्गेनिंग होती कोर्ट के अंदर नहीं देखी। मेरे एक दोस्त है सर, दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, सौरभ बजाज जी। हाँ, दिल्ली में बहुत करते हैं, दिल्ली में बहुत करते थे। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ वही है, मतलब कि जो भेड़ चाल चली आ रही है ना, उसी के अकॉर्डिंगली काम होता है। ठीक है? तो इसमें इस चैप्टर को बाकी को आप जो है वो स्वयं देखिएगा। और अगर एक इसमें 265L है, ये कह रहा है नॉन एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर, इसको भी देख लीजिए। लास्ट वाला जो इसका सबसेक्शन है, ये कह रहा है नथिंग इन दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू अ जुनाइल और चाइल्ड एज ए डिफाइंड इन सबसेक्शन सब क्लोज K ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द जुनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2000। तो ये अध्याय का लागू ना होना बताया जा रहा है। तो इस अध्याय में कोई चीज़ जो है वो किशोर न्याय का जो अधिनियम है ना, वहाँ जो परिभाषित किया गया है किशोर, तो वही है 14 साल तक का बालक वहाँ किशोर बताया गया। और वो हमें बता ही दिया गया पीछे कि 14 वर्ष तक के बालक के विरुद्ध अगर कोई अपराध होगा, स्त्री के विरुद्ध कोई अपराध होगा, देश की जो है सोशो इकोनॉमिक दशा को प्रभावित करने वाले जो अपराध होंगे, उनमें भले ही सज़ा 7 साल से कम हो, वहाँ जो है ये मामला, ये चैप्टर अप्लाई नहीं होगा उन पर। और इसमें 265AI जो है, ये इसमें बता रहा है कि पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय द एक्यूज टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ये कह रहा है कि जो पूर्व में उसने कोई सज़ा भुगती हो, मतलब सज़ा उसके तौर पे रहा हो, कस्टडी में रहा हो, तो प्ली बार्गेनिंग के दौरान जो तय होगा मामला, उसमें से वो एडजस्ट किया जाएगा। वो तो नॉर्मली होता ही है भाई, जो अंडरगोन है, अंडरगोन को तो आप एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ स्पेसिफिकली इस चैप्टर में 265I में ये बात बताई हुई है। ठीक है? क्यों कल्पना? जी सर। अरे दुकानदार से आपने 800 का सूट 400 में करा लिया, ठीक है, और फिर दुकानदार के पास आपके 200 रुपये पहले से हैं, है ना? तो अब कहेंगे भैया वो 200 तो पहले काट लो, मतलब पहले एडजस्ट कर लो इसमें। केवल 200 रुपये में आप सूट लेके घर आ जाओगे। क्यों मुगल आजम? सही है ना? बिल्कुल सर। जैसे कोई भी जजमेंट कर दिया,
अपील ऑफ बार इंग्लैंड कोई जजमेंट कर दिया, तो इसकी अपील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ओनली। देखिए, जब प्ली ऑफ बार्गेनिंग से अगर जजमेंट पाया जा रहा है तो मेरी राय में इसकी अपील का कोई तुक तो बनता नहीं है फिर, क्यों? ऐसे तो बनता नहीं सर। जब तक कि मैंने देखा था जब तक कि कोई घोर इनजस्टिस ना हो जाए। मैं सर वही कह रहा था, मेरे सीनियर के साथ में मैंने केस देखा था, जज साहब ने बोला जी आप कन्फेस कराओ, मैं केस खत्म कर देती हूँ। तो 6 महीने की कस्टडी थी, उन्होंने उसको 2 साल के लिए कन्फेशन करके 2 साल की सजा कर दी। तो वो अपील हमने सेशन कोर्ट में फाइल की थी और सेशन कोर्ट ने वो अपील अलाउ की थी विद द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। हाँ, वो वही है कि जो इनजस्टिस तो एक ऐसा आधार है कि आप उसे लेकर तो कहीं भी खड़े हो जाओगे जाके, है ना? तो चलिए आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं, और आप इसको 265A वाला जो चैप्टर है इसको आप पढ़िएगा थारोली। अगर कहीं कुछ समस्या, कुछ बात ऐसी होगी जो आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, मैं उसको आपको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है? तो ठीक है, ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास को यही विराम देते हैं। सभी को नमस्कार, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।